याद है ना क्या पढ़ रहे हैं? चलिए हम लोग शुरू करेंगे अपनी क्लास। हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी। याद है ना क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी। चलो पहले शब्दावली करते हैं, उसके बाद अपना देखेंगे। शब्दावली में आज हम लोगों को करना है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो पहला शब्द दिया हुआ है, जो कुछ समय के लिए नियुक्त हुआ हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? अंशकालिक। ठीक है। दूसरा आता है, जो पूरे समय के लिए नियुक्त हुआ हो उसे क्या कहेंगे? पूर्णकालिक। जो एक ही समय में होने वाला है उसे क्या कहेंगे? समकालिक। आगे आता है, जो आधी अवधि तक काम करता है उसे क्या कहते हैं? अर्धकालिक। आगे शब्द आता है, महल का भीतरी भाग या महल के अंदर का भाग क्या कहलाएगा? अंतःपुर कहलाता है। आगे शब्द आता है, बिना पलक गिराए हुए को एक शब्द में हम क्या बोलेंगे? मतलब होता है पलक। ठीक है। तो आ या नेर माने नहीं, तो जब बिना पलक गिराए हुए। अब जैसे आपने देखा होगा, छोटा बच्चा जो होता है वो अपनी पलकें कितनी देर में झपकता है? कभी गौर किया है? 1 सेकंड में नहीं झपकता। बच्चा झपकता ही नहीं है, 5-5 मिनट भी नहीं झपकता। ठीक है। जैसे जैसे बड़ा होता है, जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे तब उसे पता चलता है कि हाँ, आंखें भी। कई बार ऐसा होता है उसकी आंखों से आंसू बहना शुरू लगता रहेगा और वो तब भी आंखें अपनी नहीं झपकता। तो ये ध्यान रखना, अगर कभी बच्चे के साथ ऐसा लगे तो उसकी आंखें बंद कर दो, बेटा इसे बंद करते हैं फिर खोलते हैं। तो ये होता है, वो उस अवस्था को ही कहते हैं अनिमेष या निर्निमेष, यानी जब पलके न झपकाए। आगे आता है, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो उसे क्या कहेंगे? प्रतिष्ठित कहते हैं। आगे शब्द आता है, बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला। तो जो बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला है उसको क्या कहते हैं? महत्वाकांक्षी। और बड़ा होने की इच्छा महत्वाकांक्षा। ठीक है। तो दोनों शब्दों में ध्यान रखना, अगर वाला लग गया है तो ई वाला आ जाता है, और अगर सिर्फ इच्छा तक होता है बड़ा बनने की इच्छा तो महत्वाकांक्षा। ठीक है। जो क्षीण ना हो सके, क्षीण मतलब नष्ट होना। ठीक है। तो जो क्षीण ना हो सके उसे क्या कहेंगे? अक्षय। क्षय का मतलब भी नष्ट होना होता है। ठीक है। जो क्षीण हो सके तो क्षय हो जाएगा। आगे शब्द आता है, जिसको छोड़ा ना जा सके, या छोड़ा मतलब त्यागा ना जा सके, तो जिसको छोड़ा ना जा सके उसको क्या कहेंगे? अत्याज्य। और जिसको त्यागा जा सके या जिसको छोड़ा जा सके उसे क्या कहेंगे? त्याज्य। आगे शब्द आता है, जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके तो उसको क्या कहते हैं? अनुल्लंघनीय। देखो उल्लंघन शब्द से बना है, उल्लंघन में ये जो ऊ है ये अन उपसर्ग के साथ लगा है। ठीक है। तो अन माने नहीं, तो तब ये शब्द आ रहा है। उल्लंघनीय शब्द में हमने क्या जोड़ा है? अन उपसर्ग जोड़ के बनाया है। आगे शब्द आता है, तिलक लगाने में प्रयोग होने वाला अन्न, तो उसे क्या कहते हैं? अक्षत। ठीक है। अब अन्न की जगह चावल भी हो सकता है, तो वही आता है, मतलब अन्न लिखने की बजाय चावल लिख दिया जाए। ठीक है। तो अक्षत वही होता है जो तिलक लगाने के लिए चावल रखते हैं हम। आगे आता है, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो तो उसे क्या कहते हैं? अन्य मनस्क। तो अन्य अलग से आप दिमाग में रखेंगे, और मन और शक, शक मतलब लगना। ठीक है। तो जहां जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हुआ हो उसे कहते हैं। आगे शब्द आता है, जिसका चित्त एक विषय में लगा हो उसको क्या कहते हैं? एकाग्रचित। जब आप पढ़ाई करते हो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आपका मन एकाग्रचित हो, लेकिन नहीं होता। ये भी देखने के व्हाट्सएप पे किसी का मैसेज आया होगा, या वो कौन क्या कर रहा होगा। वैसे भी आप लोगों ने देखा होगा, जिस समय आप पढ़ते हो तो आपके दिमाग में बहुत सारी जो बातें आप भूल चुके होते हैं ना वो भी याद याद दिलाती है, मतलब दिमाग बार बार, क्योंकि उसे आपको क्या नहीं रहने देना है? एकाग्रचित। आगे आता है, अन्य से संबंध न रखने वाला। जो किसी दूसरे से संबंध न रखता हो उसको क्या कहेंगे? अनन्य। ठीक है। और ये कैसे बना है? ये भी अन उपसर्ग लगा है, किसमें? अन्य में। ठीक है। आगे शब्द आता है, जिसका जन्म छोटी जाति यानी निचले वर्ण में हुआ हो उसको क्या कहते हैं? अंत्यज। ठीक है। जो छोटी या निचली या पिछली जाति में जन्मा हो। वह जो बदला जा सके तो उसे क्या कहेंगे? परिवर्तनीय। और वह जिसे बदला ना जा सके वो अपरिवर्तनीय। आगे शब्द आता है, जो शोक करने योग्य न हो उसको क्या कहेंगे? अशोच्य। ध्यान रखिएगा, विकल्प में अशोक्य आधा क करके आता है, कभी भी वो नहीं लगाना है, आपको ये याद रखना है, आधा च वाला लगाना है। ठीक है। जो शोक करने योग्य है उसको क्या कहेंगे? सोच्य।
ठीक है। तो दरअसल ये जो शोक शब्द है, ये शोक से नहीं है, इस शोक का मतलब सोच से है, ठीक है, इसलिए वो लगाया है सोच है, यानी जो शोक करने योग्य नहीं है। क्योंकि हम जो शोक करते हैं वो क्या करते हैं, हम उसमें सोचते ही तो है ना कि किसी के बारे में कोई मर गया, हम उसका क्या कर रहे हैं, शोक मना रहे हैं, तो हम उसके बारे में याद करके क्या रो रहे हैं, तो वही होता है शोक। तो इसीलिए वो सोचे शब्द आता है, सोचने से आता है। जो पहले कभी नहीं सुना गया है उसे क्या कहेंगे, अश्रुत पूर्व, ठीक है। श्रुत माने सुनना, पूर्व माने पहले, अ माने नहीं, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना है। आगे दिया है कभी निष्फल न होने वाला, जो कभी निष्फल ना हो उसको क्या कहते हैं, अमोघ कहते हैं, ठीक है। आगे आता है जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो उसको क्या कहते हैं, अद्वितीय कहते हैं। आगे शब्द यह है जिसकी उपमा ना दी जा सके, ठीक है। तो जिसे किसी की उपमा ना दी जा सकती हो तो उसे क्या कहते हैं, अनुपम, ठीक है। ये भी क्या बना है, उपम, यानी उपमा शब्द के लिए उपम में क्या जुड़ा है, अन उपसर्ग जुड़ा है, ठीक है। अनुपमेय, तो उपमेय शब्द में, उपमेय शब्द में फिर से अनु जुड़ा है, तो दोनों शब्द आते हैं, कोई सा एक आ जाएगा परीक्षा में, ठीक है। आगे शब्द दिया हुआ है जिसकी उपमा दी जा सके, तो जिसकी उपमा दी जा सके उसे क्या कहते हैं, उपमेय। आगे आता है वह जिससे उपमा दी जाए, यानी जिससे तुलना की जाए तो वो क्या कहलाएगा, उपमान कहलाएगा, ठीक है। जो पहले कभी न हुआ हो उसे क्या कहेंगे, अभूतपूर्व। भूत माने बीते समय में, पूर्व माने पहले, अ माने नहीं, जो बीते समय में पहले कभी नहीं हुआ हो, ठीक है। तो जो ये शब्द बने हुए हैं इनमें भी जैसे अब मैंने आपको बताया, तो कुछ भी आपको याद रखना है तो इस तरह से भी याद रखना है, शब्द को तोड़ तोड़ कर, ये इसकी व्याख्या आ जाती है, ठीक है। चलिए अब ये तो हो गया हमारा शब्दावली का शब्द। हम लोगों को आज पढ़ना है क्रिया। विशेषण हमारा हो गया था, जल्दी आया करो। कितने बजे होती है क्लास, कहाँ पे, कहाँ से छूटती है, अच्छा तो टाइम लग जाता है आने में। चलो देखो, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे हिंदी। हिंदी में हमने हिंदी व्याकरण शुरू किया था। हमने व्याकरण को कितने भागों में बांटा था, 4 भागों में, जिसमें सबसे पहला पॉइंट हमने रखा था वर्ण विभाग। वर्णों को जोड़कर हमने बनाया था शब्द, जो कि हमारा दूसरा विभाग था जिसमें हमने बना। शब्द विभाग को हमने 2 भागों में बांट के पढ़ा, शब्द निर्माण और पद के भेद। जो हम पद के भेद पढ़ रहे थे, तो पद के भेद में हमने यहाँ पर 2 प्रकार के शब्द पढ़े, विकारी और अविकारी। जब हमने विकारी पद को जाना, जो लिंग वचन कारक या काल के आधार पर क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं। इन विकारी पद में हमने देखा ये विकारी पद 4 प्रकार के होते हैं। इनमें कौन कौन सा हमने पढ़ा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, और आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर क्रिया, ठीक है। तो आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं क्रिया। आपको समझ में आया हमें कहाँ पढ़ना है, क्या पढ़ रहे हैं और हम व्याकरण में कहाँ पहुंचे हैं, ठीक है। तो अब हम लोगों ने जब संज्ञा पढ़ा, तो संज्ञा वे पद थे जो किसी का नाम या किसी के नाम के बारे में बता रहे थे। फिर हमने उसके बाद सर्वनाम को पढ़ा। सर्वनाम वे पद थे या वे शब्द थे जो संज्ञा के बारे में बता रहे थे, यानी संज्ञा के लिए प्रयोग हो रहे थे। फिर उसके बाद हमने देखा विशेषण। विशेषण वे शब्द थे जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहे थे। उसके बाद हमारा आता है क्रिया। क्रिया हमारे पास वे शब्द हैं जो किसी भी कार्य का होना या नहीं होना व्यक्त करते हैं, ठीक है। चलो जल्दी, और पीछे खड़े हो जाओ, बैठना नहीं है। नहीं, सोने वालों के लिए मेरे दिल में कोई दया नहीं है। कुछ भी है, खड़े रहो जब तक मैं ना बोलूं। और पीछे वाले बच्चों को परेशान ना करो। तुम इधर गली में खड़े हो अभी, जब बैठना अपनी सीट पे जब मैं बोलूंगी, ठीक है। चलो अब यहीं बैठे रहो, तभी आप एक काम करो, बीच में इस सीट पे बैठ जाओ, पर तुम यहीं खड़े रहोगे गली में, क्योंकि अभी पीछे बैठे हुए हैं छात्र। जब तक ना बोलूं मैं, जब तक आपको ऐसे ही खड़े होकर सुनना है, ठीक है। या पूछ लूं, अच्छा मैं वादे से मुकर जाती हूँ, मैंने ये बोला है मैं कभी भी पूछ सकती हूँ, और जो मैं पढ़ा चुकी हूँ तो वो मैं पूछ ही सकती हूँ। इसमें कौन सी बात है, रिवीजन हो या ना हो। ये बताओ मुझे कि रूप के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, रूप के आधार पर कौन कौन से, बताओ कौन कौन से। कुछ नहीं होने वाला तुम लोगों का, फोन ऑफ कर दो।
चलो देखो, क्या मैं आप लोगों को बता रही थी क्रिया के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिया क्या होती है। देखो ध्यान दो, अगर हम इन शब्दों की परिभाषाओं के पूरी तरह से इनकी परिभाषाओं पर चलते हैं तो हमारे जो शब्द होते हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे कि हमें जो संज्ञा है वो भी क्रिया जैसा लगेगा, जो क्रिया है वो भी संज्ञा जैसा लगेगा, जो विशेषण है वो भी ऐसा ही लगेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बार बार जो अलग बता रही हूँ इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको शब्दों की पहचान हो सके। जैसे अब हम क्रिया की बात करेंगे तो क्रिया की परिभाषा कहती है कि जिस शब्द से किसी काम का होना या करना पाया जाता है। तो जब हम किसी काम का होना या करना देखेंगे तो वो भी एक तरह का नाम ही होता है। जैसे मान लीजिए पढ़ना, अगर हम पढ़ना कहें तो ये क्या है, एक क्रिया है और ये किसी काम का होना पाया जा रहा है और उस काम के होने का एक तरह से नाम ही है। तो कई बार छात्र जो है इस वाले बात में फंस जाते हैं जब संज्ञा की परिभाषा लेते हैं कि किसी भी चीज का नाम, चाहे वो अवस्था है, दशा है, दिशा है, वस्तु है, व्यक्ति है, उसका नाम ही क्या होता है, संज्ञा होता है। तो इसके चलते में फंस जाते हैं। इसीलिए मैंने आप लोगों को जब संज्ञा पढ़ाया था तो उस समय भी ये वाली बात कही थी कि जिन शब्दों के लिए हम आज बात कर रहे हैं आपको उन्हीं पर ध्यान देना है, बहुत ज्यादा गहराई तक नहीं जाना इस परिभाषा में। लेकिन अब हम यहाँ पे अलग कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास अब 4 पॉइंट जो है अलग हो गए हैं। तो जिन शब्दों से हमें किसी काम का होना या नहीं होना या करना या नहीं करना पाया जाता है उन शब्दों को हम किस में रखते हैं, क्रिया में रखते हैं। जैसे मान लीजिए खाना, जो खाना शब्द है उसमें हम किसी काम का करना ही देखते हैं, हम भोजन उठा के खाते हैं, या पीना हम पानी पीते हैं, या दौड़ना तो हम दौड़ते हैं, ठीक है। तो इनको हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। बैठ जाओ और सुधार लो इस आदत को, क्लास में डिस्टर्ब होता है, ठीक है। और कोई भी टॉपिक जब शुरू हो रहा होता है ना तो शांति की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो यहाँ पे चलिए हम इसको देखते हुए आप क्रिया को समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि क्रिया कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, इसको लेकर हमारी किताबों में विवाद भरा पड़ा है। हर किताब में क्रिया के प्रकार अलग अलग दिए हुए हैं। लेकिन यहाँ समस्या ये है कि जितनी भी किताबों में जितने भी प्रकार दिए गए हैं हमारी परीक्षा में सभी से प्रश्न आते हैं। अब हम जब किताबों की बात करते हैं तो फिर ये पॉइंट आता है कि किस किताब में पूरे दिए हैं, तो किसी किताब में पूरे नहीं दिए, सब में अलग अलग रहता है। लेकिन मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए सारी किताबों से उठाकर क्रियाओं को यहाँ पर एक जगह किया है और एक वर्गीकरण भी आपको तैयार किया है। ध्यान दीजिएगा, इससे कोई प्रश्न नहीं बनेगा, बस ये आपको याद करने के लिए मैंने चार्ट बनाया है जिससे कि आप ये पहचान कर सकते हैं कि क्रिया हमारी कितने प्रकार की होती है, कैसे कैसे होती है। तो इसको एक जगह कि हमें क्या कौन कौन सी क्रिया हम इसमें पढ़ेंगे यहाँ पर, वो देखने के लिए हमने इस चार्ट को बनाया है। और इस चार्ट के अंदर जितने भी शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं इन सारे शब्दों में जो नाम लिखे हुए हैं इतने ही प्रकार की क्रिया होती है और इन्हीं सबको हमें पढ़ना है और सारे के सारे हमारी परीक्षा में आते हैं। तो पहले ही अपने दिमाग में ये पॉइंट बैठा के रख लेना कि क्रियाएं कितनी होती हैं, क्योंकि फिर बाद में होता है जब क्रियाओं के बारे में हम पढ़ रहे होते हैं तो फिर ऐसे ही कहते हैं कि अरे कितना पढ़ना पड़ेगा, कहाँ तक पढ़ना पड़ेगा। तो ये पहले ही आप लोगों के दिमाग में आ जाना चाहिए चार्ट कि हमें इतना पढ़ना है। तो जब आपको पता चल जाता है कि इतना पढ़ना है तो फिर बेचैन नहीं होते। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका कर्म के आधार पर क्रिया। सकर्मक और अकर्मक क्रिया से संबंधित आप लोगों ने बहुत ज्यादा मात्रा में प्रश्न देखे होंगे। और यहाँ से जब प्रश्न आता है कि क्रिया सकर्मक है या अकर्मक, तो इसी को लेकर हमारे छात्रों के बीच में थोड़ा सा भय रहता है कि कैसे हम इसको पहचानेंगे। तो मैं आप लोगों को तरीका, जैसा कि अभी तक आपने हर चीज को पहचानने की तरीका देखा है, ऐसे ही हम क्रिया में भी पहचानेंगे। और याद रखिएगा कि जो हम यहाँ पर हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी में हमारी कोई भी पॉइंट जो दिया होता है उसमें जो नाम दिया होता है उस नाम में ही उसकी परिभाषा छिपी होती है। और अगर हम उसके नाम के आधार पर याद कर कर देखते हैं और उससे समझते हुए चलते हैं तो हमें किसी परिभाषा को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ऐसे ही पॉइंट हमारी क्रिया में भी रहेगा। जैसा कि आपने अभी सर्वनाम के अंदर देखा या विशेषण के अंदर देखा, जैसे हमने कहा कि गणनावाचक था तो गणना मतलब गिनती, तो उसी में उसकी परिभाषा आ गई। फिर क्रमवाचक था तो क्रम मतलब क्रम बताना, तो क्रम में ही उसकी परिभाषा आ गई। इसी तरह से हमारी जो क्रियाएं हैं इनमें भी हमारी परिभाषा ऐसे ही आ जाएगी। तो चलिए एक एक करके इनको समझते हैं, सीखते हैं। पहला पॉइंट है यहाँ पर क्रिया की परिभाषा। क्रिया की परिभाषा क्या कह रही है कि जिस शब्द से किसी काम का होना या करना पाया जाएगा हम उसे क्या कहेंगे, उसी को क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर लिख लीजिए, जैसे खाना, पीना, जाना, दौड़ना, खेलना, कूदना आदि। यहाँ पे छात्र ने प्रश्न किया है कि मैम प्लीज बताइए विशुद्ध का विलोम क्या होगा। देखो, शुद्ध और विशुद्ध दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, तो शुद्ध का विलोम क्या होता है, अशुद्ध, तो विशुद्ध का विलोम भी अशुद्ध हो जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है।
ये भी कोई ऐसी बात है कि जो मतलब समझ नहीं आ रहा है, साधारण सी चीज़ है। आप इसको आराम से देख लो कि कैसे होता है, पर्यायवाची की मदद से पहचान कर सकते हो। ठीक है, लिख लिया ये? देखिए, आगे दिया हुआ है क्रिया के प्रकार। क्रिया के प्रकार, अब हमें यहाँ पे जानना है कि क्रिया हमारी कितने प्रकार की होती है। तो जब हम क्रिया के प्रकार देखते हैं तो हम इसको 2 भागों में बाँट सकते हैं। एक आ जाता है हमारा मूल क्रिया और दूसरा हो जाता है हमारा यौगिक क्रिया। आप अगर थोड़ा-सा ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि हम अभी तक शब्दों को ऐसे ही बाँटते आए हैं शुरुआत में। जैसे हमने सर्वनाम को बाँटा था मूल सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम। तो जैसे ही आपके सामने अब ये शब्द आएँगे तो आपको पता चल जाना चाहिए कि मूल क्रिया का मतलब क्या होता है, जिस रूप में क्रिया का जन्म हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, मूल क्रिया कहते हैं। और जब बात आएगी यौगिक क्रिया की, तो यौगिक क्रिया, यौगिक शब्द में योग शब्द जुड़ा है, तो यानी किसी तरह से भी किसी शब्द के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी योग करके बनने वाली क्रिया हमारी क्या कहलाएगी, यौगिक क्रिया कहलाएगी। तो अब इसके अंदर क्या होता है, एक शब्द का दूसरे शब्द से मेल कर कर क्रिया बनाना, या किसी संज्ञा में प्रत्यय का मेल करके, या विशेषण में प्रत्यय का मेल करके, या सर्वनाम में या क्रिया में ही प्रत्यय का मेल करके जो हम क्रियाएं बनाएंगे वो सब क्या कहलाएंगी, यौगिक कहलाएंगी। तो जो ये मूल क्रिया होती है इसके 2 नाम हैं एक और, जैसे मौलिक क्रिया भी हम कह देते हैं और धातु भी कह देते हैं। तो जो धातु है वही क्या है, मूल क्रिया। तो मैंने जब आप लोगों को प्रत्यय पढ़ाए थे तो उस समय धातु के बारे में बताया था कि धातु क्या होता है, ठीक है। लेकिन आज हम यहाँ पे लिखते हुए पढ़ेंगे कि धातु क्या होता है। अब जब हम बात करेंगे यौगिक क्रिया की, तो फिर हम यौगिक क्रिया को ना 3 आधारों पे फिर बांट लेते हैं अपनी याद करने के लिए, ठीक है। तो इसमें पहला आधार हम लेते हैं कर्म के आधार पर। तो कर्म के आधार पर हमारी क्रिया 2 प्रकार की हो जाती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। और ये जो सकर्मक क्रिया है ये 2 प्रकार की हो जाती है, एक कर्मक सकर्मक क्रिया और द्विकर्मक सकर्मक क्रिया, ठीक है। फिर हम इस क्रिया को अर्थ के आधार पर बांटते हैं, और अर्थ के आधार पर हम इसे 2 भागों में बांट लेते हैं, क्रियार्थक संज्ञा और प्रेरणार्थक क्रिया। ध्यान रखिएगा, कई बार छात्र ये कहते हैं कि यहाँ पे संज्ञा शब्द जो है ये गलत लिखा हुआ है, क्रियार्थक क्रिया। तो कुछ लोग इसको क्रियार्थक क्रिया भी कह देते हैं, लेकिन नाम आता है क्रियार्थक संज्ञा, यानी क्रिया का अर्थ लिए हुई संज्ञा। ये इसका नाम में ही है, परिभाषा जो है कि वो संज्ञा जो क्रिया का अर्थ लिए हुए है, यानी जो क्रिया के रूप में है, वो संज्ञा हमारी क्या कहलाती है, क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। फिर ये प्रेरणार्थक क्रिया जो है ये हमारी 2 प्रकार की होती है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। इसके बाद हम अन्य आधार पर क्रियाओं को बांटते हैं, जिसमें हमारी आती है पूर्वकालिक क्रिया, आता है संयुक्त क्रिया, अगला आता है सहायक क्रिया और अगला आता है कालवाचक क्रिया। अब ये जो सहायक क्रिया, ये जो संयुक्त क्रिया है हमारी, ये फिर हमारी 11 प्रकार की होती है, जो अलग नीचे दिया है, निश्चय बोधक, शक्ति बोधक, समाप्ति बोधक, नित्यता बोधक आदि आदि। ध्यान दीजिएगा, सहायक क्रिया ये वे क्रियाएं हैं आपकी जिन्हें आप अंग्रेजी भाषा में हेल्पिंग वर्ब कह के पढ़ते हैं, तो हिंदी में भी होती हैं। और सहायक क्रिया का मतलब क्या होता है, वाक्य को पूरा करना और क्रिया के काल को बताना। अब यहाँ पर जो ये कालवाचक है, ये कालवाचक वो क्रिया है जिसे आप काल के नाम से पढ़ेंगे, ठीक है। आप पढ़ते हैं ना, काल किसी कहते हैं, तो काल के नाम से जो आप क्रियाएं पढ़ते हैं जो समय का बोध कराती हैं वो कालवाचक क्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम क्रिया को पढ़ेंगे, और काल का क्रिया से क्या संबंध होता है ये भी आपको यहाँ समझ में आएगा। तो शुरुआत करते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं सारी क्रियाओं को। और ध्यान रखिएगा, इसमें से कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसे आप छोड़ सकें, या आप ये कह सकें कि हम इसको छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, या इतना सारी चीजें याद करनी पड़ेंगी। पहला पॉइंट आता है हमारा मूल क्रिया, जिसे हम धातु भी कह देते हैं। तो क्रिया जिस रूप में जन्म लेती है उसे हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। अब इसमें कौन कौन से कैसे धातु होती है तो उसे हम देखेंगे। इसकी दूसरी परिभाषा भी यहाँ पर दी हुई है कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, और धातु से क्रियापद का निर्माण होता है। धातु स्वतंत्र होती है, इस पॉइंट को बॉक्स में डाल देना, 1 नंबर में पूछा हुआ है कि धातु स्वतंत्र होती है निम्न में से क्या, क्रिया या धातु, ठीक है। तो धातु स्वतंत्र कैसे होती है, क्योंकि सबसे पहला है ये, ठीक है, एकदम छोटा। यह किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं करती अपने बनने के लिए, जबकि क्रिया करती है। क्रिया कैसे निर्भर करती है, तो क्रिया में जब तक प्रत्यय नहीं लगेगा हमें पता नहीं चलता कि ये क्रिया हमारे कौन से काल की बन रही है, एक वचन की बन रही है कि बहुवचन की बन रही है। धातु धातु ही होती है, स्वतंत्र होती है, उसका एक मतलब है तो एक ही होता है। कैसे, इस पॉइंट को आप कैसे समझेंगे, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे बताती हूँ। जैसे आप लोगों ने यहाँ पे क्रिया लिखी, क्रिया क्या लिखी थी, जैसे खाना, ठीक है, पीना, दौड़ना, सोना, जाना आदि आदि, ठीक है। तो ये क्रियाएं थी। अब ये क्रिया किसके ऊपर निर्भर करती हैं, तो ये क्रिया निर्भर करती हैं प्रत्यय के ऊपर, क्योंकि हम इनके साथ अगर ता ती ते लगा देते हैं तो ये इनका परिवर्तन हो जाता है। तो इसलिए क्रिया तो क्या होती है, वो प्रत्यय पर या किसी अन्य शब्द पर निर्भर करती है। लेकिन अभी इन क्रियाओं में हम इन प्रत्यय को अगर निकाल दें, जो ये प्रत्यय हमारे दिए हुए हैं, इन प्रत्यय को निकाल दें, ना प्रत्यय हमने निकाल दिया, ये निकाल दिया, यहाँ पर यहाँ निकाल दिया और ये निकाल दिया। अब हमारे पास जो बचा ये है धातु,
ठीक है, इसी को धातु कहते हैं। खा, पी, दौड़, सो, जा। तो उदाहरण में लिख लो जहाँ आपका धातु का लिखा हुआ है। तो इस तरह से यानी क्रिया से हम प्रत्यय जब निकाल देते हैं तो वही होता है धातु। तो अपने दिमाग में अब ये चीज़ मत लेके आना कि धातु क्या होता है। जब भी कहीं पर लिखा हो कि धातु में इसे जोड़ा जाएगा तो आप समझ जाना कि धातु में जोड़ने का मतलब है क्रिया का मूल रूप। जो क्रिया का मूल रूप है वही धातु कहलाएगा। आदि लिख लेना। आदि, आदि का मतलब होता है इसके जैसे और भी। ठीक है, अब समझिए, देखिए आगे जो पॉइंट लिखा हुआ है इस पॉइंट को समझ लीजिए। कह रहा है कि धातु में प्रत्यय लगाकर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं बनाई जाती हैं। आपको याद होगा हमने प्रत्यय में एक पॉइंट पढ़ा था कि प्रत्यय से शब्दों का विस्तार होता है। तो कैसे एक शब्द से इसमें अनेक शब्द बनाते हैं हम। जैसे धातु है हमारी लिख, ठीक है, तो लिख धातु से हमने क्या क्या शब्द बनाए। लिखा, लिखी, लिखता, लिखती, लिखते, लिखूं, लिखेंगे, लिखवा, लिखवाया, लिखवाना आदि। और ये सिर्फ यहीं पे नहीं खत्म होता, और भी शब्द बन जाएंगे। तो यानी एक धातु से हमने कितनी सारी क्रियाएं यहाँ पर बनाई। तो हमें धातु और क्रिया में अंतर समझ में आ गया। क्रिया वो धातु है जिसके साथ कोई प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, अब आगे आते हैं हम। जो अब ये क्रियाएं बनेंगी तो इन्हीं क्रियाओं का यानी धातु का तो कोई भेद होगा ही नहीं, धातु तो एक ही है, एक जैसी ही है, वो हमें पता चल गया। तो अब जो इसमें वर्गीकरण होगा वो क्रियाओं का होगा, यानी यौगिक क्रिया। इसमें हम देखते हैं इन यौगिक क्रियाओं को हम सबसे पहले बांटते हैं कर्म के आधार पर। और कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हम बांटते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अब बताइए आप में से कितने छात्र ऐसे हैं जिन्होंने अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ा है और उनको दिक्कत होती है। बाकी और छात्र पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जो पहली बार पढ़ रहे हैं ठीक है, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन जो पहले इधर उधर पढ़े होते हैं तो उनके सामने दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आती है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर देखो, अकर्मक क्रिया की परिभाषा जो याद आप लोगों को भी करनी पड़ेगी। ठीक है, इसे याद करना क्योंकि डायरेक्ट परिभाषा देकर भी प्रश्न आता है। तो परिभाषा कहती है कि जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। और वहीं पे सकर्मक क्रिया की परिभाषा कहती है कि जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। या फिर इसको ऐसे लिख दिया जाता है कि जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कह देते हैं। अब अकर्मक क्रिया कह रही है कि जिसका प्रभाव कर्म पर न पड़ के कर्ता पे पड़ता है, और सकर्मक कह रही है जिसका प्रभाव कर्ता पर न पड़ के कर्म पर पड़ता है, तो वो सकर्मक हो जाती है। अब जो समस्या आती है छात्रों को वो यही समस्या आती है कि कैसे प्रभाव पड़ रहा है कर्म पर और कैसे प्रभाव पड़ रहा है कर्ता पर, और यही पॉइंट समझ नहीं आता। और इसके उदाहरण हम जैसे देखेंगे तो हमें यहाँ से जो हमारी परीक्षा में प्रश्न आते हैं वो किस तरह से आते हैं। जैसे मान लीजिए वाक्य दिया हुआ है, वाक्य हमने लिखा दीपक सेब खाता है, दीपक सेब खाता है। अभी कुछ लिखना नहीं है, समझना है। ठीक है, मैं खुद लिखवाऊंगी कि क्या लिखना है। दीपक सेब खाता है। दूसरा वाक्य है घोड़ा मैदान में दौड़ता है, घोड़ा मैदान में दौड़ता है। ठीक है, एक शब्द आता है हंसना और एक शब्द आता है पढ़ना या लिखना। आपकी परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं वो ऐसे आते हैं। आपको ये वाक्य देगा और कहेगा कि दीपक सेब खाता है। इस वाक्य में क्रिया कौन सी है, सकर्मक है या अकर्मक। ठीक है, दूसरा वाक्य कहेगा कि घोड़ा मैदान में दौड़ता है। इस वाक्य में क्रिया सकर्मक है या अकर्मक। ठीक है, अब तीसरे टाइप के जो प्रश्न आएंगे सिर्फ आपको शब्द देगा कि हंसना क्रिया में क्रिया हंसना सकर्मक है या अकर्मक, या पढ़ना क्रिया सकर्मक है या अकर्मक। ठीक है, तो जो परीक्षा में प्रश्न आता है वो इस प्रकार आता है, और इन प्रश्नों को हल करने में हमारे छात्रों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और वो परेशान हो जाते हैं कि कैसे हम इनको समझें। तो अब देखो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि जो परिभाषा के अनुसार आप चलोगे तो कैसे आप पहचान करोगे। हमने जब परिभाषा ली, परिभाषा ने कहा कि जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ना पड़ के कर्म पर पड़ता है उसे हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। तो यहाँ पर हमारी क्रिया क्या है, खाता है। तो खाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, सेब पर पड़ रहा है। तो यहाँ पर ये हमारी क्रिया जो है वो क्या कहलाएगी, सकर्मक क्रिया कहलाएगी। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, सकर्मक क्रिया। दूसरी क्रिया है हमारी दौड़ता है। तो यहाँ पे दौड़ने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, घोड़े पर पड़ रहा है। तो ये क्रिया हमारी क्या कहलाएगी, अकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो ये हमारी क्रिया हो जाएगी अकर्मक। अब ये बताइए कि अगर मैं यहाँ पर वाक्य बदल दूं तो आप इस क्रिया का प्रभाव किस पर कितना पड़ रहा है कैसे पहचान लेंगे, सकर्मक या अकर्मक। हाँ देखो पवन कह रहा है यस मैम।
पवन कह रहा है यस मैम, बाकी और तो भी सोच रहे हैं कि हम पहचान लेंगे कि नहीं पहचान लेंगे। तुम्हें पता चल गया, पहचान में आ गया कैसे हम सकर्मक अकर्मक पहचानेंगे? पवन, अभी मैं एक वाक्य बोलती हूँ कि दीपक पत्र लिखता है, इस वाक्य में लिखता है क्रिया सकर्मक है या अकर्मक? बताओ। सकर्मक है, पता चल गया भाई। दीपक पवन तो बहुत होशियार हो गया है। खैर चलो, ये तो अच्छी बात है कि आपने ये बता दिया, ये तुक्का भी हो सकता है कि आपका सही लगा है। चलो ये बताओ, हंसना कौन सी क्रिया है? उसमें क्या देख रहे हो? अरे ये मतलब नकल करके कह रहा है मैम, ऐसे ही तो बता पाऊंगा। परीक्षा में तुम्हें नकल आ जाएगी। भाई बेटा, यहाँ पे किताब से नकल नहीं करनी है, जो मैं कह रही हूँ वो समझ लो। देखो यहाँ मैंने अभी जो आपको समझाया कि आप पहचान सकते हो नहीं पहचान सकते हो, आपको अभी लग रहा होगा कि हाँ हमने पहचान लिया, लेकिन फिर वही 2-4 उदाहरण आपके सामने आएंगे, फिर हो जाएगा कैसे पहचाने क्या पहचाने। तो अभी जो आपने परिभाषा से समझाया वो परिभाषा आपके किसी काम की नहीं है, उससे आपको समझ नहीं आएगा। कैसे? जैसे मान लो हमने यहाँ पे कहा प्रभाव पड़ने वाली बात है, तो हम ये कह सकते हैं कि क्रिया का प्रभाव यहाँ सेब पर कर्म पर पड़ रहा है, तो सेब नष्ट हो रहा है, हमें ये बात समझ में आ रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ प्रभाव जो है वो कर्म पर पड़ रहा है। लेकिन वहीं पे अगर हम इसे बदल दें कि दीपक पुस्तक पढ़ता है, तो हमें ये बात समझ नहीं आएगी कि पुस्तक पढ़ रहा है तो किस प्रकार से पुस्तक पर प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, हम ये भी समझ सकते हैं कि पढ़ने का प्रभाव तो दीपक पे पड़ रहा है, दीपक को ज्ञान मिल रहा है। कोई ये कह सकता है कि नहीं, पढ़ने का प्रभाव पुस्तक पर ही पड़ रहा है, पुस्तक जो है वो नोन हो जा रही है, हम उसको जान ले रहे हैं। तो यानी यहाँ पे बहस का मुद्दा बन जाता है कि प्रभाव कैसे पड़ रहा है, किस प्रकार से पड़ रहा है। तो हम यहाँ पर इन सारी चीजों को छोड़ेंगे। मैं आप लोगों को ऐसे नहीं पढ़ाती सकर्मक और अकर्मक, मैं आपको पढ़ाती हूँ जिस तरह से आपको दिखाई दे रहा है उस तरीके से। तो कैसे हम जानेंगे? हमारे पास 2 शब्द है। पहला शब्द है हमारा अकर्मक। ठीक है, आपको समझना है अकर्मक और सकर्मक। जो कुछ भी लिखा हुआ है उनको छोड़ दो किताबों में, आपको पहले ये पहचान में आना है कि सकर्मक है कि अकर्मक। यहाँ मैं आपसे पूछती हूँ कि इन दोनों शब्दों में कॉमन शब्द आपको क्या दिखाई दे रहा है? कर्म दिखाई दे रहा है, यानी कर्मक और कर्मक। यहाँ पे उपसर्ग क्या है? अ। इस उपसर्ग का अर्थ क्या पढ़ा है अभी तक आपने? नहीं। ठीक है, और स, इस उपसर्ग का अर्थ अभी तक क्या पढ़ा है आपने? साथ। तो हमको क्या समझ में आ रहा है? जिसके साथ कर्म नहीं है और जिसके साथ कर्म है। समझ गए? तो वाक्य में जो क्रिया अपने साथ कर्म लेकर आती है वो क्या कहलाती है? सकर्मक कहलाती है। और जो क्रिया अपने साथ कर्म नहीं लेकर आती वो क्या कहलाती है? अकर्मक कहलाती है। अब हम इसको कैसे पहचानेंगे? तो देखो, अब इसको पहचानने के लिए क्या है, आपको क्रिया के पास जाना है और क्रिया से प्रश्न कर लेना है। और प्रश्न कैसे करना है? तो जब हमने कारक पढ़े थे तो कर्म की पहचान के लिए हमने कौन सा प्रश्न रखा था? क्या और किसको। तो हमने कर्म पहचानने के लिए क्रिया से प्रश्न किया था, क्या और किसको। तो यहाँ पे भी आप यही प्रश्न करेंगे। कर्म मिलेगा तो वो क्रिया सकर्मक, कर्म नहीं मिला तो क्रिया अकर्मक। हम देखते हैं, क्या खाता है? सेब खाता है। तो यानी ये क्रिया अपने साथ कर्म लेकर आई है। जब ये क्रिया अपने साथ कर्म लेकर आई है तो ये क्या कहलाएगी? सकर्मक। क्या दौड़ता है? अच्छा, क्या दौड़ता है? घोड़ा। या कौन दौड़ता है से मिलेगा घोड़ा। क्या से आपको कोई उत्तर नहीं मिलता, और अगर आपको उत्तर मिलता भी है घोड़ा, तो इसका क्या मतलब है वो भी मैं आपको समझाऊंगी। हम प्रश्न करते हैं, क्या दौड़ता है? कोई उत्तर नहीं आया। किसको दौड़ता है? कोई उत्तर नहीं आया। तो यानी ये क्रिया अपने साथ कर्म नहीं लाई, और जब नहीं लाई तो ये क्या कहलाएगी? अकर्मक कहलाएगी। अब आप यही कहेंगे कि मैम आया तो था उत्तर, आपने नहीं माना, आपने मना कर दिया, हमने तो उत्तर दिया था कि घोड़ा है। तो आप ध्यान दीजिएगा, आपकी परिभाषा भी तो कहीं ठहरेगी ना। तो जरा देखना, अकर्मक क्रिया जहां आपकी नोटबुक में लिखी हुई है, अकर्मक क्रिया की परिभाषा क्या कह रही है? जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पड़कर किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है। तो जब आप इससे प्रश्न कर रहे हो ना, तो ये प्रभाव किसके ऊपर फेंक दे रही है? कर्ता के ऊपर। तो यानी जब हम कहते हैं क्या दौड़ता है, तो कह देती है घोड़ा दौड़ता है। अब आप कहते हैं अबे घोड़ा कर्म थोड़ी है, घोड़ा तो वाक्य का कर्ता है। तो यानी ये क्रिया प्रभाव किस पर फेंक रही है? कर्ता पर फेंक रही है। तो फिर भी आपकी परिभाषा इसमें आ रही है। समझ गए दोनों तरीके से? तो अब ध्यान देना। अब एक पॉइंट ये समझ लो कि जब आप क्या से प्रश्न करेंगे, कर्ता कभी आपको क्या से नहीं मिलेगा। क्या से जो उत्तर मिलता है वो कर्म होता है। अगर क्या से प्रश्न करने पर आपको वाक्य में कर्ता मिल रहा है तो वो गलत है, क्योंकि वाक्य का कर्ता कौन से प्राप्त होता है? कौन दौड़ता है? घोड़ा दौड़ता है। तो ये वाक्य का
करता है, ठीक है। और दूसरा तरीका भी है कि क्या से प्रश्न करने पर अगर आपको उत्तर सजीव मिलता है तो आप समझ जाइए कि सजीव तो करता ही होता है। मैंने आप लोगों को कर्म में ये बात पढ़ाई थी कि क्या से प्रश्न करने पर निर्जीव उत्तर मिलेगा और किसको से प्रश्न करने पर सजीव उत्तर मिलेगा। तो कर्म भी हमारे दो प्रकार के हैं, सजीव और निर्जीव। तो क्या से प्रश्न करने पर हमें निर्जीव कर्म मिलता है और किसको से प्रश्न करने पर हमको सजीव कर्म मिलता है। तो आपको इस पॉइंट को ध्यान रखना है, बिल्कुल सीधा सीधा सा फैक्ट है, ठीक है। अगर क्या से प्रश्न करने पर आपको कोई सजीव दिख जाए तो आप समझ जाइए कि पक्का वो करता ही है, और जब करता है तो क्रिया क्या हो जाएगी, अकर्मक। समझ गए। अब जैसे वाक्य में तो हमें पता चल गया, लेकिन खाली जब आया है तब तो अनुमान लगाओ। फिर क्या करना है, अनुमान लगाना है कि क्रिया अब हमेशा काम करती है, सकर्मक अकर्मक। हम कहते हैं क्या हंसता है। अब मैं आपसे कहती हूँ कि इस क्रिया का प्रयोग करके वाक्य बनाओ। तो जब आप इस क्रिया का प्रयोग करके वाक्य बनाएंगे तो आपने ऐसे कहा कि मोहन हंसता है, वाक्य बना दिया। तो आप प्रश्न कर रहे हैं क्या हंसता है, तो अब मोहन की तरफ आ रहा है, मोहन तो सजीव हो गया, तो इसका मतलब ये कर्म तो नहीं है। तो यानी ये हंसना जो शब्द है ये अपने साथ कोई कर्म नहीं लेकर आ रहा, तो ये क्रिया क्या कहलाएगी फिर, अकर्मक। अब हम कहते हैं क्या पढ़ता है, तो जैसे ही हम बोले क्या पढ़ता है तो हमारे पास बहुत सारे उत्तर हैं। पुस्तक पढ़ता है, अखबार पढ़ता है, कहानी पढ़ता है, उपन्यास पढ़ता है, तो हम कई सारे उत्तर दे सकते हैं। तो जो ये पुस्तक, कहानी, उपन्यास, अखबार, ये सारे शब्द जो है ये हमारे निर्जीव आ रहे हैं, और निर्जीव हैं तो ये हमारे क्या हैं, कर्म हैं, ठीक है। और कर्म होने के कारण हमारी क्रिया क्या है, सकर्मक है, क्योंकि ये क्रिया अपने साथ क्या लेकर आ रही है, कर्म लेकर आ रही है। तो ये सकर्मक और अकर्मक का जो यहाँ पे लफड़ा पड़ता है, ये आप क्या और किसको से पहचान सकते हैं। अगर उत्तर आता है तो वो क्रिया है हमारी सकर्मक, और अगर उत्तर नहीं आता है तो वो क्रिया है हमारी अकर्मक। अब प्रश्न चाहे किसी तरह का भी आए, आप बहुत आसानी से उसे कर सकते हैं, ठीक है। तो नोट्स बनाएं, ये बात समझ में आ गई। चलो अब कुछ मैंने शब्द आपको दे भी दिए हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। चलना, फिरना, दौड़ना, भागना, हंसना, रोना, सोना, मुस्कुराना, इन शब्दों को याद कर लेना। परीक्षा में रिपीट मोड पे यही क्रियाएं पड़ी हैं, किसके नाम से, अकर्मक के लिए। आपको ऐसे भी पता चल जाता है, आप इनको ऐसे पहचान कर सकते हैं कि यहाँ आप कहें कि क्या चलता है, उत्तर नहीं मिलता, क्या फिरता है, उत्तर नहीं मिलता, क्या दौड़ता है, उत्तर नहीं मिलता, क्या भागता है, नहीं, क्या हंसता है, क्या रोता है, क्या सोता है, क्या मुस्कुराता है, कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे फिर, अकर्मक। और जब हम सकर्मक में देखेंगे तो पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, देना, लेना, तो यहाँ हम कह सकते हैं क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, क्या लिखता है, पत्र लिखता है, क्या खाता है, रोटी खाता है, ठीक है, क्या पीता है, पानी पीता है, क्या देता है, पुस्तक देता है, क्या लेता है, पुस्तक लेता है। तो यहाँ हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं कर्म के रूप में, ठीक है। तो चलो अब हम यहाँ पर देखेंगे, ये पॉइंट समझ में आ गया तो वाक्य प्रयोग कर लो। तो जहाँ पे आपने लिखा ये अकर्मक क्रिया, इसमें वाक्य प्रयोग करना है। दीपक सेब खाता है, सॉरी अकर्मक वाला, घोड़ा मैदान में दौड़ता है, अकर्मक में अकर्मक लिखिए, घोड़ा मैदान में दौड़ता है, ठीक है, घोड़ा मैदान में दौड़ता है। घोड़ा मैदान में दौड़ता है, ठीक है। पूर्ण विराम लगा के एक और वाक्य लिख लीजिए, बच्चा रात में रोता है, बच्चा रात में रोता है, बच्चा रात में रोता है, ठीक है। तो यहाँ पर दौड़ता है और रोता है दोनों रेखांकित करके लिख लीजिए, अकर्मक क्रिया। अब देखो एक चीज यहाँ पे बताती हूँ, कुछ लोग इसको ऐसे भी समझते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे आ गया घोड़ा, ये हो गया वाक्य में कर्ता, ठीक है, और दौड़ता ये हो गई वाक्य की क्रिया, और बीच में मैदान जो आया है, तो कई बार लोग मैदान शब्द को कह देते हैं ये हो गया कर्म और ये क्रिया हो गई सकर्मक। अगर ऐसे लिखा हो कि घोड़ा दौड़ता है तो कैसे प्रयोग करते हैं कि घोड़ा हो गया कर्ता और दौड़ता है क्रिया, यहाँ कोई शब्द बीच में नहीं आया तो ये है अकर्मक। तो ध्यान रखना, ऐसे पहचान करने वाले लोगों के लिए दूसरी पहचान है कि क्रिया ने, इनकी परिभाषा ने हमें बताया है कि वाक्य में अगर कर्म है तो वो क्रिया सकर्मक है, अगर वाक्य में कर्म नहीं है तो वो क्रिया अकर्मक है। और जब हम कह रहे हैं कि घोड़ा मैदान में दौड़ता है तो घोड़ा हमारा कर्ता है और मैदान में कारक चिन्ह के कारण ये अधिकरण है, तो आप इसकी पहचान ऐसे भी कर सकते हैं कि यह कारक हमारा कौन सा है, तो क्या वास्तव में हमारे वाक्य ने कर्म लिया है या नहीं लिया है, ठीक है। तो आपके पास इसको पहचानने के कई तरीके हैं।
आप ये पहचान कर लें कि वाक्य में कर्ता कौन सा है, कर्म कौन सा है, अधिकरण कौन सा है, संप्रदान कौन सा है, ये पहचान करके क्रिया की पहचान कर लें, या सीधा सीधा प्रश्न करके उसकी पहचान कर लें कि कर्म आया है या नहीं आया है। अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 2 कर्म भी आते होंगे, ठीक है, तो सकर्मक क्रिया की जैसे हम बात कर रहे हैं, मान लो हमने कहा, हम कहते हैं कि जैसे एक उदाहरण आप लेना चाहेंगे, अच्छा अकर्मक हो गया, अब सकर्मक में लिखिए, तो सकर्मक में ये वाला लिख दीजिए, दीपक सेब खाता है दीपक सेब खाता है, दीपक सेब खाता है। और दूसरा वाक्य लिख लीजिए, अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ाते हैं, अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ाते हैं, अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ाते हैं। अब इसमें मैंने दोनों कर्म ले लिए हैं। अब मान लो अगर हम यहाँ से हिंदी शब्द हटा दें तो वाक्य कैसे बनेगा, अध्यापक छात्रों को पढ़ाते हैं, तो इसमें हमारा छात्रों को ये हमारा कर्म हो जाएगा। अब हम प्रश्न करेंगे क्या पढ़ाते हैं, कोई उत्तर नहीं आएगा, किसको पढ़ाते हैं, छात्रों को पढ़ाते हैं, तो तब हमारा ये उत्तर आ जाएगा। लेकिन जो भी हमने वाक्य लिखा है इसमें हमारा क्या हो जाएगा, क्या पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, किसको पढ़ाते हैं, छात्रों को पढ़ाते हैं, तो 2 कर्म आ रहे हैं इसमें, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि ये जो क्रिया है पढ़ाते हैं यानी पढ़ाना, ये क्रिया हमारी कौन सी क्रिया कहलाएगी, सकर्मक। अकर्मक नहीं सकर्मक, कर्म साथ में लिया है ना। तो बताइए इसमें किसी को कोई दिक्कत, बहुत आसान है, बहुत आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आगे दिया हुआ है कि जो हमारी सकर्मक क्रिया है ये 2 प्रकार की होती है, ठीक है। बाई चांस आपकी परीक्षा में प्रश्न आ सकता है इससे, हालांकि आता तो नहीं है, आना तो नहीं चाहिए मतलब, लेकिन मॉक टेस्ट में आता रहता है तो बाई चांस आ जाए, ठीक है। तो आप बताओ, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो उड़ते हैं क्रिया कौन सी होगी, रुक जाओ शांत रहना सब, दिमाग लगाओ, बताओ। हाँ, अकर्मक होगा सीधा, क्या उड़ते हैं। अब जैसे ना दबे दबे शब्दों में जो बोल रहे हो ना पक्षी, तो जैसे ही आपने प्रश्न किया क्या उड़ते हैं और दबे शब्दों में आपको पक्षी आए ना, तो आप उस समय समझ जाओ कि पक्षी तो वाक्य का करता है, तो दबे शब्दों में जब उसकी तरफ इशारा जा रहा है तो अकर्मक ही है, क्योंकि अकर्मक ही कर्म पर प्रभाव न डाल के किस पर डालता है, कर्ता पर डालता है। तो आपका प्रश्न भी बता रहा है कि प्रभाव किस पर डाल रहा है, जो उत्तर मिलेगा उस पर प्रभाव डलेगा, ऐसे भी समझ सकते हो। मान लो आपने क्या से प्रश्न कर रहे हो, आपने अगर ऐसे कहा बच्चा सेब खाता है, क्या खाता है, सेब खाता है, तो अभी इससे क्या से जो उत्तर आया सेब आया, तो सेब यहाँ कर्म के स्थान पर है, तो यानी ये सकर्मक है, तो कर्म पे प्रभाव डाल रहा है। आपने कहा क्या उड़ता है, पक्षी उड़ता है, तो अभी पक्षी तो वाक्य में कर्ता के काम पे बैठा है, तो इसका मतलब कर्ता पे पड़ रहा है, तो यह कर्मक हो गया। आपके पास कई तरीके हैं, चाहे तो कर्म की पहचान करके पहचानो या इस तरह से पहचानो। अब देखो सकर्मक क्रिया 2 प्रकार की होती है, एक कर्मक सकर्मक क्रिया और द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया क्या होगी, जब सकर्मक क्रिया केवल एक कर्म लेती है एक कर्मक कहलाएगी उस समय, और जब सकर्मक क्रिया 2 कर्म लेती है तो द्विकर्मक कहलाती है। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आएगा, क्या मैम कोई क्रिया ऐसी भी होती है कि केवल एक कर्मक हो और केवल द्विकर्मक हो, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जो क्रिया एक कर्म ले सकती है वो क्रिया 2 कर्म भी ले सकती है, तो इसमें ऐसा कुछ अलग नहीं है। तो इसीलिए यहाँ से प्रश्न भी आता नहीं है, थोड़ा बहुत प्रश्न आएगा तो ऐसे जानने के लिए कि ये कितने प्रकार की होती है, ऐसे करके। तो देखेंगे हम यहाँ पे, जैसे उदाहरण दिया है कि शीला गाना गा रही है, तो क्या गा रही है, गाना गा रही है, तो इसमें ये एक कर्म आया है, तो क्रिया इस समय क्या कहलाएगी, एक कर्मक, ठीक है। मोहन अखबार पढ़ रहा है, तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या पढ़ रहा है, अखबार पढ़ रहा है, तो यहाँ पे हमारी क्रिया क्या ले रही है, एक कर्म ले रही है, क्योंकि अखबार एक कर्म आया है तो क्या हो जाएगा, एक कर्मक हो जाएगा, ठीक है। एक उदाहरण इसमें और लिख लीजिए जो अभी आप लोगों ने लिखा है कि शिक्षक हिंदी पढ़ा रहे हैं शिक्षक हिंदी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो क्या पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, एक कर्म आया है, तो क्रिया हमारी क्या कहलाएगी, कर्मक कहलाएगी, ठीक है। उसी तरह से दूसरा, मिटा दूं इसको, द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया 2 कर्म लेती है अपने साथ, तो जैसे यहाँ पे दिया वाक्य, मैंने शीला को किताब दी, क्या दी, किताब दी, किसको दी, शीला को, तो एक कर्म दूसरा कर्म, ठीक है। ये मुख्य कर्म, ये गौण कर्म, ठीक है। मोहन ने शाम को गाड़ी बेच दी, तो बेच दी क्रिया है, क्या बेच दी, गाड़ी, किसको बेच दी, शाम को, ठीक है। तो एक कर्म दूसरा कर्म, मुख्य कर्म गौण कर्म, ठीक है। ध्यान रखना जब 2 कर्म आते हैं तो को कारक चिन्ह वाला गौण कर्म होता है और क्रिया से जस्ट पहले वाला बिना कारक चिन्ह वाला क्या होता है, मुख्य कर्म होता है, ठीक है। तो
यहाँ अगर मान लो आप कहें कि मैम क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि मोहन ने गाड़ी शाम को बेच दी, तो ये ऐसे लिखना वाक्य क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। क्योंकि हमें जब भी अगर कर्म दो आ रहे हैं हमारे, तो हमारा जो कारक चिन्ह वाला कर्म होता है वो पहले और बिना कारक चिन्ह वाला कर्म बाद में लिखा जाता है। ठीक है, तो इसी में हम दूसरा उदाहरण लिख लेंगे जो हमने लिखा था कि शिक्षक छात्रों को पुस्तक पढ़ा रहे हैं, पुस्तक पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं, पुस्तक। किसको पढ़ा रहे हैं, छात्रों को। ठीक है, तो ये हमारे दो कर्म यहाँ पर आ गए, तो ये क्रिया हमारी क्या कहलाएगी, द्विकर्मक क्रिया कहलाएगी। क्या इसमें भी सकर्मक है? मैंने पहले ही कहा जो क्रिया एकर्मक है वो आपकी द्विकर्मक भी होती है। ये डिपेंड करेगा कि परीक्षक को अगर ऐसा लगे कि आप लोग एक कर्मक द्विकर्मक नहीं पहचान सकते, तो वो आपको ऐसा कोई प्रश्न पूछ सकता है। अदरवाइज ये प्रश्न पूछने की श्रेणी वाला है ही नहीं, क्योंकि आपको पता ही चल गया कि जिसमें एक कर्म आ गया तो दूसरा तो आएगा ही आएगा। और वो आप कभी ऐसे नहीं कह सकते जैसे आप कह रहे हैं कि शिक्षक पढ़ा रहे हैं, पूछे कि एक कर्मक है द्विकर्मक है, नहीं वो सकर्मक है। अपने मन से कैसे मानो, तुमने जो माना मैं कैसे अपने मन में मान लूंगी कि तुमने एक कर्म माना है कि दो कर्म माना है। अब शिक्षक पढ़ा रहे हैं, इसमें तो कर्म ही नहीं है। तो छुपा हुआ है, तो छुपा हुआ तो हम तीन कर्म भी रख सकते हैं। हाँ, तो ऐसे बोलना तो ये गलत वाली बात हो गई ना। हम जैसे हम एक वचन और बहुवचन करते हैं, हम यहाँ पे क्रिया को वही करें, तो मेन जो हम एक शुद्धता के साथ पढ़ते हैं वो ये। अब ये तो वो वाली बात होगी कि मतलब चलो ठीक है, मजाक के मूड में ही है, चल रहे हैं, लगा रहे हैं, तो ऐसे मर्जी है तो करो। ठीक है, चलो आगे देखो। अब यहाँ पे दिया है सकर्मक अकर्मक की पहचान, आप लोगों को बाद में काम आएगी जब रिवीजन आप करेंगे। दे दिया है मैंने यहाँ पर, किसी भी क्रिया में क्या और किसको से प्रश्न करने पर यदि प्रश्न का उत्तर मिल जाता है तो वह उत्तर कर्म होता है और वह क्रिया क्या होती है, सकर्मक होती है। और यदि उत्तर नहीं मिलता है तो उस वाक्य की क्रिया क्या होती है, अकर्मक होती है। तो वाक्य प्रयोग कर लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए इसके नीचे कैसे आपको देखना है। जैसे मान लीजिए हम वाक्य लिख रहे हैं, जैसे हमने कहा नवल पुस्तक पढ़ता है, तो हम कैसे प्रश्न कर रहे हैं, हमने प्रश्न किया क्या पढ़ता है, हमने प्रश्न किया, तो हमें जो उत्तर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, पुस्तक। तो पुस्तक इस समय हमारा क्या है, कर्म है। तो जब ये हमारा कर्म है तो ये क्रिया हमारी क्या कहलाएगी, सकर्मक है, क्योंकि ये कर्म को साथ लेकर आई है। वहीं पे हमने कहा कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं, हमने प्रश्न किया क्या उड़ते हैं, हमें यहाँ पे जो उत्तर है वो कुछ नहीं मिलता, खाली, यानी कर्म नहीं है। जब कर्म नहीं है तो यहाँ उड़ते क्या हो जाएगा, अकर्मक। क्या उड़ते हैं, उत्तर नहीं मिलता। अगर हम पक्षी कहते हैं तो वो करता है। ठीक है, वहां आप लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई उत्तर नहीं। कोई उत्तर नहीं तो कर्म नहीं वाक्य में। ठीक है, बात समझ में आ गई। बताइए कोई इसमें ऐसी बात जो नहीं समझ में आई हो, आसान है। अगर सिंगल रखा हुआ है शब्द तो आप उसको कैसे पहचानेंगे, आप उसको पहचान लेंगे उसमें भी काल्पनिक प्रश्न करके। ठीक है, अपनी तरफ से उसको वाक्य में जोड़ेंगे। अब ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ये जब आप कहेंगे मैम इतना सरल है, तो इसमें परीक्षा में जो प्रश्न होते हैं बच्चों को क्या परेशानी होती है, तो ध्यान रखना जो परीक्षक है वो क्या करता है, दिमाग खराब करता है जानबूझ के बच्चों का। जैसे हमने कहा मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो वो आपको ये नहीं कहेगा कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, ऐसे दे देगा मोहन पढ़ता है। ठीक है, इस तरह से। अब मोहन पढ़ता है, तो जब आप ये वाक्य और आपसे कहेगा कि बताइए, वो वाक्य कैसे लिखेगा, पक्षी उड़ते हैं, दीपक दौड़ता है, मोहन पढ़ता है। अब इन तीनों वाक्य में बताइए कि सकर्मक क्रिया किसमें है, और चौथे में लिख देता है किसी में नहीं।
अब यहाँ पे आपके पास ये 3 तरह का प्रश्न बन गया। अब आप देखिए कि उत्तर आपका जो होगा वो क्या होगा? मोहन पढ़ता है, ये होगा। अब आप कहेंगे कि मैम कर्म तो दिखाई नहीं दे रहा, तो ध्यान रखिएगा कि कर्म दिखाई नहीं दे रहा लेकिन वाक्य अशुद्ध है। वाक्य में जिज्ञासा रह गई है और वाक्य में जिज्ञासा रहना ही वाक्य की अशुद्धि को दिखाता है। हमने कहा दीपक दौड़ता है, पक्षी उड़ते हैं। इनमें हमको कुछ और जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमने कहा मोहन पढ़ता है, तो मन में एक छोटी-सी जिज्ञासा बनी रहती है, क्या पढ़ता है? ये बताओ, पढ़ क्या रहा है वो? तो जो जानने की इच्छा बन रही है, तो वही क्रिया कर्म को खींच रही है और कर्म को खींच रही है तो इसलिए वो क्रिया क्या है? हमारी सकर्मक क्रिया है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो जब कभी आपको ऐसे प्रश्न का आपके सामना हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि फिर हमारी सकर्मक क्रिया वही होगी, भले ही उस वाक्य में हमारा कर्म आया है या नहीं आया है। अब एक और प्रश्न आपके आ सकते हैं, जब हम बात सकर्मक और अकर्मक की करते हैं तो जो हमारी अकर्मक क्रियाएं होती हैं, प्रायः अकर्मक क्रियाओं को हम सकर्मक बना सकते हैं। किसकी मदद से? तो प्रत्यय लगाकर। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको कहूं कि शब्द है सोना, स्लीपिंग वाला सोना, गोल्ड वाला नहीं। सोना कौन सी क्रिया है? तो हम प्रश्न करते हैं क्या सोता है, तो इसमें हमें क्या से कोई उत्तर नहीं मिलता, कौन सोता है इससे उत्तर मिलेगा, तो इसका मतलब ये हमारी अकर्मक है। अब आपसे अगर कभी यह प्रश्न आए कि सोना क्रिया का सकर्मक रूप क्या होगा, तो आप कैसे पहचानेंगे? तो आपको उस क्रिया को पहचानना होगा जो क्रिया अपने साथ कर्म को लेकर आएगी। कैसे? अब मान लो सोना क्रिया का हमको सकर्मक रूप बनाना है, तो हम वाक्य बनाए, इसकी मदद आप वाक्य से करेंगे। आप उस क्रिया का प्रयोग करते हुए कर्म लाने की कोशिश करें। जैसे मान लो कि अब सोने की हम बात करें, हमने कहा बच्चा सोता है, तो बच्चा सोता है तो ये तो अकर्मक क्रिया हो गई। लेकिन अगर हम देखें कि कर्म कैसे आएगा, तो हम कहते हैं कि माँ ने बच्चे को सुलाया या माँ बच्चे को सुलाती है। हम इस तरह से प्रयोग करेंगे। तो सुलाया या सुलाती है, ये दोनों शब्द जो है अपने साथ क्या ले रहे हैं? बच्चे को, और बच्चे को यहाँ पर क्या हो रहा है? कर्म बन रहा है। तो सुलाती है या सुलाया, ये शब्द हमारा क्या बन गया? सकर्मक क्रिया बन गया। तो एक प्रश्न आपकी परीक्षा में ऐसा भी बन जाता है। तो जब आपको ये पहचानना आ गया कि कर्म का लेना और कर्म का नहीं लेना, इससे आपको ऐसे शब्दों में भी पहचान हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये एक कदम आगे वाला प्रश्न मैंने आपको बताया है, खास करके ये परीक्षा जो अध्यापक वाली परीक्षाएं होती हैं उनमें प्रश्न आता है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है। अगर मान लो ना भी समझ में आए तो इसमें टेंशन नहीं लेना है। तो जिन छात्रों को अध्यापक वाली परीक्षा की तैयारी करनी है, ये उनके लिए है। अच्छा, फिर यहाँ पे बात आएगी कि आप ये, अगर कोई ये कहें, जैसे कल एक छात्र ने कहा कि मैम तो क्या आप अध्यापक वाले छात्रों के लिए नहीं पढ़ा रही हैं, जैसे छोड़ देती हैं? तो ध्यान रखो, ये गलतफहमी बिल्कुल मत पालना अपने मन में। मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ और पढ़ाने के बाद जो उसे छोड़ने की बात कर रही हूँ, उन छात्रों को छोड़ने की बात कर रही हूँ जिनकी परीक्षा में वो नहीं आएगा। अगर बात ये होती कि मैं अपने बैच में अध्यापक वाले छात्रों को नहीं पढ़ा रही हूँ, तो मैं ये बात बोलती ही नहीं। समझ गए ना? तो ये मत सोचना। अभी जो मैंने पॉइंट समझाया कि अकर्मक से सकर्मक बनाया जा सकता है, ये पॉइंट अध्यापक वाले छात्रों के लिए है, बाकी छात्रों को छोड़ने के लिए बोला है। ठीक है, तो ये नहीं सोचना कि अपने दिमाग में कि हमको नहीं पढ़ा रहे हैं या नहीं। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट लेंगे। अब आता है हमारा दूसरा आधार, और दूसरा आधार है अर्थ के आधार पर क्रिया के भेद। तो अर्थ के आधार पर हम क्रिया को दो भागों में बांटते हैं। सबसे पहले क्रिया हमारी आ गई क्रियार्थक संज्ञा। ध्यान रखिए, क्रियार्थक संज्ञा की परिभाषा क्या कहती है? परिभाषा को याद रखना है आपको। जब कोई क्रिया संज्ञा के स्थान पर आकर संज्ञा की भांति व्यवहार करने लगती है, तब हम उस क्रिया को क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। बात समझ में आई क्या कह रहा है ये? उदाहरण से समझने की कोशिश करो। चलो आगे उदाहरण लिखते हुए इसे समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा वाक्य कह रहा है, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। ठीक है, आगे देखो। नितिन दौड़ने के लिए जूते पहनता है। नितिन दौड़ने के लिए जूते पहनता है। हम किस क्रिया की बात कर रहे हैं यहाँ पर?
हम बात कर रहे हैं क्रियार्थक संज्ञा की, ठीक है। परिभाषा ने क्या कहा कि जब कोई क्रिया संज्ञा के स्थान पर आकर संज्ञा की भांति व्यवहार करती है तो उस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि वाक्य में जब क्रिया हमारी किसके स्थान पर प्रयोग हो रही है, संज्ञा के स्थान पर। संज्ञा का स्थान क्या है? क्या है? कहीं भी हो सकती है। क्या वाक्य में कहीं भी हो सकती है संज्ञा? संज्ञा का स्थान कहाँ होता है बताओ? अगर कहीं परीक्षा में ये प्रश्न आ गया कि संज्ञा का स्थान कहाँ होता है वाक्य में, तो आप लोग तो पहचान ही नहीं पाएंगे। बीच में? कौन से बीच में, कहाँ पर, ये तो पता होना चाहिए। कुछ भी, जैसे उस पद का कोई नाम तो होगा ना। परीक्षा में ये प्रश्न आ गया तो क्या करोगे आप लोग, ऐसे ही बगले झांकोगे? निकालो संज्ञा वाला टॉपिक जल्दी से, फटाफट निकालो संज्ञा, जल्दी फटाफट से। इसमें देखिए जहां पे संज्ञा का भेद है एकदम बिल्कुल संज्ञा की शुरुआत में, इसके यहां हमने संज्ञा के बारे में जानने की कोशिश की थी, नीचे की संज्ञा कितने प्रकार की होती है। अगले पेज पर जाओ, इसमें यहाँ पे क्रम दिया हो, तीसरा पॉइंट नीचे जहां पे संज्ञा के भेद हैं उससे पहले एक तीसरा पॉइंट है, क्या लिखा हुआ है? ए भगवान, दिखाना इधर, दिखाना संज्ञा अस्विल, पेज नंबर 96 96। इसमें संज्ञा के भेद जो दिया हुआ है, इसके ऊपर पॉइंट नंबर 3, वाक्य में प्रयोग होकर संज्ञा शब्द अपने प्रयोग के अनुसार कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान आदि कारक के रूप में, इसको अंडरलाइन करो, कारक के रूप में पहचानी जा सकती है। ठीक है, तो कहाँ पहचानी जाती है? कारक के रूप में। इसका मतलब ये है कारक के स्थान पर रखा हुआ जो भी शब्द होगा वो संज्ञा रूप कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर बात करेंगे इस वाक्य में। तो जहां पे भी वाक्य के अंदर, वाक्य हमारे वाक्य में क्रिया का स्थान वाक्य के सबसे अंत में होता है। ठीक है, तो हिंदी वाक्यों में क्रिया का स्थान को छोड़कर इन दोनों वाक्यों में क्रिया कहाँ है? एक में हो गए है और एक में है पहनता। ठीक है, ये दो क्रिया हो गई। इस स्थान को छोड़कर अब वाक्य में हमें कहीं पर भी अगर क्रिया दिखाई दे रही है तो वो क्रिया हमारी क्रियार्थक संज्ञा कहलाएगी। अब मैं आपको बहुत सरल तरीका बता रही हूँ। आपने कहा टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, लाभदायक में अंतिम क्रिया हमारी है, उसको छोड़ दिया। अब इस पूरे वाक्य में हमें क्रिया कहाँ दिखाई दे रही है? टहलना। तो ये जो टहलना है, हम अगर देखें कि क्या लाभदायक है, तो टहलना लाभदायक है। अब क्या से हमको क्या मिलता है? कर्म मिलता है। तो ये कर्म के स्थान पर आया है क्रिया। तो जब क्रिया कर्म के स्थान पर आ गई तो ये क्या बन गई? संज्ञा। तो संज्ञा बन गई तो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे? क्रियार्थक संज्ञा। नाम क्या देंगे इसको? क्रियार्थक संज्ञा। तो ये हमारी क्रिया वो क्रिया है जो संज्ञा का अर्थ अपने अंदर लिए हुए है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो रही है। नितिन दौड़ने के लिए जूते पहनता है। क्या पहनता है? जूते। ये क्या हो गया वाक्य का? कर्म। कौन पहनता है? नितिन। ये वाक्य का क्या हो गया? कर्ता। किसके लिए पहनता है? दौड़ने के लिए। ये वाक्य का क्या हो गया? संप्रदान। और संप्रदान के स्थान पर दौड़ना यहाँ लिखा हुआ है, तो ये हमारी कौन सी क्रिया कहलाएगी? क्रियार्थक संज्ञा। बताइए किसी को कोई दिक्कत? परिभाषा को परिभाषा की तरह याद कर लेना। ये स्वास्थ्य है, भाववाचक संज्ञा है, समझ गए? ये भाववाचक संज्ञा है। हम उस क्रिया को ढूंढ रहे हैं जो संज्ञा के स्थान पर रखी हुई है। तो हमारी यहाँ पर क्रिया ये कर्म के स्थान पर रखी हुई क्रिया है और ये संप्रदान के स्थान पर रखी हुई क्रिया है। तो जो हमारी कर्ता के स्थान पर रखी हुई क्रिया हो, संप्रदान के स्थान पर रखी हुई क्रिया हो, करण के स्थान पर रखी हुई क्रिया हो या कर्म के स्थान पर रखी हुई क्रिया हो, उस क्रिया का क्या नाम होगा? क्रियार्थक संज्ञा। ठीक है, ये एकदम से बिल्कुल सरल तरीका है आप लोगों को इसमें पहचानने का। वाक्य कभी भी आएगा, ये पूछा जाता है, परीक्षा में होता है, महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए, इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, प्रेरणार्थक क्रिया। देखो आपको नाम थोड़ा भयानक लग सकते हैं इनके, लेकिन पहचानना बहुत आसान है। अभी तक आपको सकर्मक अकर्मक में पहचान मिल गई? ठीक है, हाँ क्या चीज? लिख लो इसको। ठीक है,
देखो अभी तक आपको सकर्मक और अकर्मक की पहचान मिल गई, ठीक है। दूसरा आपको क्रियार्थक संज्ञा की पहचान मिल गई कि क्रियार्थक संज्ञा हमारी क्या होगी। इसके बाद चलते हैं हम प्रेरणार्थक क्रिया। अब नाम है प्रेरणार्थक, शब्द को तोड़ो ना समझने के लिए। कह रहा है प्रेरणार्थक, प्रेरणा का अर्थ देने वाला, ठीक है। प्रेरणा क्या होती है? प्रेरणा होती है मतलब किसी को उकसाना एक तरह से, ठीक है, करने के लिए, कुछ करने के लिए। जैसे मान लो मैं आपको कुछ बताती हूँ कि आपको पढ़ना चाहिए या ये करना चाहिए, एक तरह से मोटिवेशन, ठीक है। तो प्रेरणा का अगर एक हम शब्द देखें तो मोटिवेशन है। तो जब किसी भी क्रिया के माध्यम से किसी को उस क्रिया को करने का मोटिवेशन दिया हुआ जाएगा, आपको ये पता चलेगा कि ये क्रिया मोटिवेट कर रही है, तो वही क्रिया आपकी क्या कहलाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगी। बस इतना सा है। अब कैसे ये पता चलेगा आपको? तो वाक्य से ही पता चलेगा, ठीक है, वाक्य के भाव से पता चलेगा। लिख लिया ये? तो चलो देखो, यहां कह रही है क्रिया जब कोई कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे कर्ता से कार्य करवाता है या दूसरे कर्ता को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उस क्रिया को हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो यानी जब कोई भी काम करने वाला करता है, उसे खुद न करके वो किसी दूसरे से करवाता है, तो खुद भी इन्वॉल्व हो रहा है, किस माध्यम से? प्रेरणा देने के लिए, और करने वाला कोई और है। तो दो कर्ता इसमें आ जाते हैं, एक हो जाता है दृश्य और एक हो जाता है अदृश्य, ठीक है, इस तरह से। तो उस क्रिया से हमें पता चलता है कि ये क्रिया किसी के द्वारा करवाई जा रही है प्रेरणा देकर, ठीक है। जैसे हमने कहा कि मोहन सेब खाता है, तो इसमें क्या कोई उसको प्रेरणा दे रहा है? नहीं दे रहा, तो वहां पे वो काम स्वतः कर रहा है, तो आपको ये पता चल गया। लेकिन जब कभी आपको पता चलेगा कि ये क्रिया किसी और दूसरे के द्वारा कराई जा रही है, जैसे हमने कहा, मान लो कि माँ आज खाने में चावल बनाना, तो अब जो यहाँ पे क्रिया हो रही है बनाना, ये क्रिया जो हो रही है किससे हो रही है? प्रेरणा से हो रही है। जो बोलने वाला है वो माँ को प्रेरणा दे रहा है कि चावल बनाना है, ठीक है। तो ये जो बनाना, या ऐसे कहें कि माँ आज खाने में चावल बनवाना, तो यहाँ पे बनवाना जो है ये भी वो किसी दूसरे के माध्यम से, क्योंकि बोलने वाला तो खुद करने वाला नहीं है और ना माँ करने वाली, कोई और करेगा, ठीक है। तो जब क्रिया किसी और दूसरे के माध्यम से करवाई जाती है प्रेरणा देकर, वो क्रिया आपकी प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। और इसमें ये दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की कौन कौन सी? प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। तो ध्यान रखना, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? जो क्रिया सामने वाले व्यक्ति से कराई जाती है, यानी बोलने वाला सामने वाले को कह रहा होता है, तो वो कहलाती है प्रथम प्रेरणार्थक। और द्वितीय प्रेरणार्थक होगी वो क्या हो जाएगी? तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हमारी हो जाती है कि जो क्रिया दूसरे वाले से, यानी किसी तीसरे वाले से, जो सामने वाला है उसको बोलकर किसी तीसरे व्यक्ति से कराई जाती है, वो कहलाती है द्वितीय प्रेरणार्थक। तो देखो ध्यान देना, अब ये प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक दोनों का उदाहरण मैं एक साथ लिखूंगी। तो आपको लिखना है, जो मैं पहला लिखूंगी प्रथम प्रेरणार्थक में और दूसरा लिखना है द्वितीय प्रेरणार्थक में, ताकि हम दोनों को आमने सामने ही रख के समझ सकें। तो वाक्य लिखिए, प्रथम प्रेरणार्थक में लिखना है माँ आज खाने में चावल बनाना। दूसरा वाक्य लिखना है द्वितीय प्रेरणार्थक में, ठीक है, दूसरे नंबर का द्वितीय प्रेरणार्थक में, माँ आज खाने में चावल बनवाना। दो अलग अलग हैं बालक, कह रही हूं प्रथम प्रेरणार्थक में नंबर 1, द्वितीय प्रेरणार्थक में नंबर 2। अरे संख्या डाल दी है मैंने, तब भी कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, लिख लिया? समझो, देखो ऐसे तो हमें भाव से ही समझ में आ रहा है, इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है कि आपको कुछ अलग लगे। देखो जब आप दूर से देखते हो ना किसी भी टॉपिक को, ऐसा लगता है कितना बड़ा है, समझ में आएगा कि नहीं आएगा, और जब आप उसे समझने लगते हो तो इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। तो अब आपको यहाँ पे पता चल रहा है, दो वाक्य आपके सामने। हमने पहले कहा कि माँ आज खाने में चावल बनाना, तो इस वाक्य में चावल कौन बनाएगा? माँ बनाएंगी। माँ आज खाने में चावल बनवाना, इस वाक्य में चावल कौन बनाएगा? कोई तीसरा व्यक्ति, ठीक है, चाहे बहू से बनवाए या रसोईया हो या जो भी हो, है ना। तो अब देखना कि कैसे इसमें प्रेरणा हो रही है। ये है बोलने वाला, ठीक है, और ये है माँ। तो बोलने वाले ने माँ को कहा है, तो एक बार प्रेरणा इसमें गई है, तो इसलिए हमने इसको प्रथम प्रेरणार्थक कहा, ठीक है। ये है बोलने वाला, ये है माँ, और ये है बनाने वाला, करने वाला। तो बोलने वाले ने माँ से कहा प्रथम प्रेरणार्थ,
ठीक है। और जब माँ उससे कहेगी तो दूसरी बार प्रेरणा जाएगी, तो इसमें 2 प्रेरणा, तो इसलिए हमने इसे द्वितीय प्रेरणार्थक कहा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो भाव आपको इस तरह से समझ में आता है, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक का। अब इसमें एक पॉइंट आपने देखा, जो हमारी प्रथम प्रेरणार्थक है वहां पर देखिए, जो जहां पे आपकी प्रथम प्रेरणार्थक लिखी हुई है, क्रिया लिखी हुई है कि यह क्रिया धातु में लाना, आना, आया ये जोड़कर बनाई जाती है। जैसे यहाँ हम देखेंगे जो हमारी क्रिया है, यहाँ पर ये क्रिया जो धातु है वो हमारी धातु है बन। ठीक है, बनाना होता है, ठीक है, बनना होता है शब्द, ठीक है, बनना किसी भी चीज का। तो ये क्रिया जो हमारी ये धातु है बन, इस धातु में हमने क्या प्रत्यय जोड़ा है? आना जोड़ा है। तो ये हमारी क्रिया बन गई प्रथम प्रेरणार्थक। दूसरा द्वितीय प्रेरणार्थक में लिखा हुआ है कि यह क्रिया धातु में वाना, वाया या वाता जोड़कर बनाया जाता है। तो जैसे हम देखेंगे इसमें धातु है हमारी बन और इसमें हमने क्या जोड़ा है? वाना। तो ध्यान दीजिएगा कि आपकी परीक्षा में एक तो इस तरह से प्रश्न आता है वाक्य देकर, दूसरा प्रश्न आपको ऐसे आएगा विकल्प में लिख देगा और आपसे कहेगा विकल्प में एक में लिखा है बनना और एक में लिखा है बनाना और एक में लिखा है बनवाना, और आपसे कह देगा द्वितीय प्रेरणार्थक बताइए। तो फिर आप कैसे कहेंगे? बनना तो ये तो कोई प्रेरणा दे ही नहीं रही है, बनाना ये प्रथम प्रेरणार्थक है और बनवाना ये द्वितीय प्रेरणार्थक है। तो अब जब आपके पास वाक्य नहीं होगा तब आपको ये मदद करेगा, आना या लाना जो प्रत्यय है इसमें वाना प्रत्यय है, ये मदद करेगा। जैसे लिखवाना, कहते हैं कल पत्र लिखवा कर लाना, ठीक है, तो एक पत्र लिखवाना तो मतलब ये है कि ऐसा नहीं कहा कि तुम्ही को लिखना है, तुम किसी तीसरे से भी लिखवा सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से जब आप वाक्य प्रयोग करते हैं वहां पे हमारी प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो बात समझ में आ गया? ठीक है, तो ये दोनों प्रेरणार्थक क्रिया हमारी इस तरह से समझ में आ जाती है और इसमें हमारा कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको दिक्कत करेगा। अब एक पॉइंट यहाँ पर समझ लो, बाई चांस देखो ये वाला जो पॉइंट है आम परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, अब अध्यापक वाली परीक्षाओं में ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। अब ऐसे, और ये ध्यान रखना आप लोग भी पढ़ लिया करो, क्योंकि मैं इस बात की कोई गारंटी नहीं ले सकती कि कल को आप आके अगर प्रश्न आ गया और आप आके मेरे से लड़ने लगे मैम आपने तो कहा था कि नहीं आएगा। मैं इस क्लास में जो कुछ भी पढ़ा रही हूँ A to Z वो उस सब के लिए, अगर उससे अलग कहीं आएगा तो मैं थोड़ा बहुत एक बार को अपने ऊपर ब्लेम झेल सकती हूँ, लेकिन अगर मैंने यहाँ पढ़ाया और मैंने किसी चीज के लिए बोला कि ये अध्यापक वाली परीक्षाओं में आएगा और आ गया UPSI वाली में और फिर आके आप मेरे को लड़ो, तो मैं ये कहूंगी कि परीक्षा में जब क्लास में बैठ के पढ़ाया था तब क्या तेल लेने गए थे? तो वहां समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए ये नहीं सोचना, पढ़ लेना, समझ लेना सारी चीज को। जो कर्ता दूसरे को प्रेरित करता है उसे हम प्रेरक कर्ता कहते हैं। ठीक है, और जिसको प्रेरित किया जाता है उसे प्रेरित कर्ता कहा जाता है। अब मान लो जैसा वाक्य है कि माँ आज खाने में चावल बनवाना, इसमें माँ को रेखांकित करके अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रेरक करता है या प्रेरित करता है, बताओ। देखो कह रहे क्या मैम, जो आपका वाक्य है कि माँ आज खाने में चावल बनाना, पहला प्रथम प्रेरणार्थक में पूछ रही हूँ, उसमें जो माँ है करता है, ठीक है, काम को करने वाला। अब वो प्रेरक करता है या प्रेरित करता है? प्रेरित, यानी जिसे प्रेरित किया जा रहा है तो माँ बनाएगी, और प्रेरक कर्ता कहाँ है? अदृश्य है। ठीक है, प्रेरक कर्ता कहाँ है? अदृश्य है, वो हमें नहीं पता चल रहा कौन है। ठीक है, तो ये बात ध्यान। अगर ऐसे हो जाए कि दीपक ने कहा कि माँ आज खाने में चावल बनाना, अब इस वाक्य को देखकर अगर पूछा जाए कि इसमें प्रेरक कर्ता बताइए तो दीपक, समझ में आ जाएगा ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से समझ लोगे। आगे दिया हुआ है प्रेरक कर्ता का प्रयोग कर्ता कारक में और प्रेरित कर्ता का प्रयोग करण कारक में होता है। अगर कोई आगे वाक्य बनेगा कैसे, दीपक माँ से चावल बनवाता है, अगर ऐसे वाक्य लिखा हुआ है तो जो आपका प्रेरित कर्ता यहाँ पे आया है वो करण कारक, क्योंकि माँ के द्वारा चावल बनवाए जा रहे हैं ना, माँ के माध्यम से, तो वो करण में आ जाएगा। अब ये पॉइंट यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ऐसा प्रश्न देकर आपसे कभी भी पूछा जा सकता है, जो आता है कि कथन शुद्ध है और अशुद्ध है, ऐसा करके जो कथन वाले प्रश्न आते हैं उसमें ऐसा आ सकता है। तो आप इसको समझ चुके हैं कि किस तरह का प्रश्न हमारा रहेगा। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही करवाऊंगी। इसके